नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपरकट में। आज अपरकट में मैच से पहले एक बहुत ही कह सकते हैं कि निराशाजनक खबर थी, लेकिन अब फिलहाल वो बेहतर हालत में है। कपिल पाजी की मैं बात कर रहा हूँ। कपिल देव को हार्ट अटैक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों ने बयान जारी कर बताया कि अब वो खतरे से बाहर है। उनके हार्ट में ब्लॉकेज थे, जिसके बाद उन्हें कल शाम को भर्ती कराया गया था। बता दें, हरियाणा के हरिकेन के नाम से मशहूर कपिल देव ने 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताया था और वो पहले वर्ल्ड कप टीम के कप्तान भी थे जिसने वर्ल्ड कप जिताया था। और आज एक फिलहाल हार्ट की ब्लॉकेज के चलते उन्हें एडमिट कराया गया था दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में। बहरहाल वहां पे डॉक्टर अतुल माथुर ने एक बयान जारी करके अभी उनकी टीम की देखरेख में कपिल देव हैं और अब फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उनको 3 से 4 दिन अभी अस्पताल में रहना होगा। वो फिलहाल आईसीयू वार्ड में है। 3 से 4 दिन बाद कपिल देव को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और फिर से हमारे बीच वो आ जाएंगे। एक राहत की खबर है, जैसे ही ये खबर आई विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, तमाम क्रिकेट जगत से जुड़े लोगों ने और तमाम जगत के लोगों ने उनको स्वस्थ होने की कामना करी। इसी कड़ी में विराट कोहली ने भी ट्वीट किया, भारतीय टीम के कप्तान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया। तमाम लोगों ने उनके जल्दी से स्वस्थ होने की कामना करी और उस पर ट्वीट करते हुए उनको जल्द बेहतर स्वास्थ्य मिले, इसकी भी कामना की गई। अभिनव माथुर है डॉक्टर दिल्ली फोर्टिस के, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, उनकी देखरेख में ये इलाज चल रहा है। उन्होंने एक बयान भी जारी किया है कि कल शाम को उनको सीने में दर्द की तकलीफ थी, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, जहां पे उन्हें आपातकालीन सेवा में रखा गया। उसके बाद उनका रात में ही ये ऑपरेशन हुआ था। एंजियोप्लास्टी उनकी रात में ही हुई है, जिसके बाद अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। अब इस पे आप जरा बात कर लेंगे आज के मैच की हम लोग। सबसे पहले तो कल काफी खुश होंगे संदीप भाई, कल पांडे जी कमाल कर गए, प्लेयर टू वॉच थे आपके वो। जी धन्यवाद। पांडे जी, देखिए पांडे जी की जो इनिंग थी कल, मनीष पांडे ने जो कल इनिंग खेली, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एसआरएच का जो टीम मैनेजमेंट था जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं, उसको उन्होंने वो पे ऑफ किया कहीं ना कहीं। क्योंकि जो मैनेजमेंट ने, कप्तान ने भरोसा दिखाया मनीष पांडे के ऊपर, मुझे लग रहा है पहला मौका ऐसा है जब मनीष पांडे लगातार 9 से 10वां मैच था मुझे लग रहा है कल, तो 9 से 10 मैचेस उन्होंने एक ही पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग करने का इनको मौका मिला। इससे पहले ये कैलकाटा टीम में थे, आरसीबी में थे, तो मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा मौका उनको कभी मिला नहीं एक भी स्थान पे, और मुझे लग रहा है कोई भी फ्रेंचाइजी देती नहीं है इतना मौका। तो कल ये मौका उनको मिला, टीम को भरोसा था इनके ऊपर, देर आए पर दुरुस्त आए, अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने और टीम की जो उम्मीदें हैं उसको जीवित रखा। और कल कहीं ना कहीं संदीप हम लोग बात कर भी यही रहे थे कि वो अब ओपनर से हटकर सोचना होगा टीमों को। कल दोनों ओपनर जल्दी आउट हुए, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में साझेदारी लगी। ये पहला ऐसा मौका था कि जब मिडिल ऑर्डर में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 100 के ऊपर की साझेदारी हुई है। अगर जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर को हम लोग हटाते हैं, ये पहला मौका था। जी जी, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये चीज़ तो कभी भी हो सकती है, और जब ऐसा हुआ पिछले तमाम मैचों में पाया गया, तब जो है एसआरएच कभी वापसी कर नहीं पाई। और कल मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन खेल दिखाया मनीष पांडे ने, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक नई बॉल लेके कोई भी बॉलर आता है और 2 अच्छी बॉलें गिरती हैं और जो ओपनर्स होते हैं उनके काम तमाम हो जाते हैं, तो फिर पूरी जिम्मेदारी जो है मिडिल ऑर्डर पे आ जाती है, और ये किसी भी मैच में कभी भी संभव है। तो पहले कभी ऐसा होता था तो टीम संभाल नहीं पा रही थी, बट मनीष पांडे के ऊपर टीम मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया और मनीष पांडे ने प्रूव किया कि वो किस स्तर के खिलाड़ी हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, हम लोग तमाम मैचेस में खिलाड़ी आते हैं, खेलते हैं, फिर वो बाहर चले जाते हैं, हम उनको आंकने लगते हैं, बट मेरा मानना ये है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर आंकना है तो आप उसको उस दिन आंकें जिस दिन वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है और अपनी फॉर्म में खेलता है। क्योंकि होता ये है कि जो खिलाड़ी बेहतरीन है, अच्छा है और मैच विनर है, वो जिस दिन अपनी फॉर्म में खेलता है वो मैच फिनिश करके जाता है, वो मैच आपको बीच में अटका के कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है, अगर किसी खिलाड़ी की प्रतिभा आंकनी है तो उस दिन आंकिए जिस दिन वो फॉर्म में खेल रहा है। और कल प्रतिभा अगर बात हो रही है मनीष पांडे की, तो क्यों ना वी शंकर की भी बात होनी चाहिए। कल जिस तरह उनका साथ दिया उन्होंने, बाद में मैच खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए करो या मरो का मुकाबला था।
जी जी, देखिए विजय शंकर के ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत कई अनचाही कंट्रोवर्सीज में वो फंसे। मुझे लग रहा है जब से वर्ल्ड कप टीम में उनका सिलेक्शन हुआ था, वो कभी चाहेंगे नहीं, कोई भी खिलाड़ी चाहेगा नहीं कि कभी इस तरह की कंट्रोवर्सीज में उसका नाम आए। उसके बाद वो थोड़ा सा इंजरी में भी आ गए थे, और इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत थी वो कहीं अच्छी रही नहीं। एक बार वो ड्रॉप भी हुए, फिर उनको वापस टीम में लाया गया, तो बहुत उतार चढ़ाव भरा इनका सफर रहा। तो एक जिस तरह की कल इनिंग खेली है, वो इनिंग इनके लिए बहुत जरूरी थी, और संकट के समय पे इन्होंने देखिए टीम को बचाया है। कल अगर एसआरएच हारती तो टूर्नामेंट से बाहर थी, प्लेऑफ की रेस से बाहर थी। तो ऐसी स्थिति में जो इनकी इनिंग है थोड़ी स्लो थी अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें, बट देखिए वहां पे स्ट्राइक रेट मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि 155 154 रन ही चेस करने थे। तो बहुत मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बैटिंग करी है और टीम को जो है उन्होंने पार लगाया। बिल्कुल। अब जरा बात राजस्थान की कर ले। कल जोरफर आर्चर उस फॉर्म में नहीं दिखे जिसके पूरे टूर्नामेंट चल रहे थे। लगातार 3 चौके उन्हें विजय शंकर ने लगाए, और ऐसा नहीं कि वो एज लेके जा रहे हो, फुल फ्लेश शॉट मारे एज अ बैट्समैन, प्योर बैट्समैन शॉट थे। स्ट्रेट ड्राइव, कवर्स के ऊपर से बात करूँ या मिड विकेट के ऊपर से चौका मारा। इन 3 चौके से कह रहे कि पहली बार इस टूर्नामेंट में आर्चर मुझे प्रेशर में दिखे। नहीं, देखिए ऐसा होता है जब जिस समय आर्चर वो ओवर डाल रहे थे, मुझे लग रहा है उस टाइम पे ऑलमोस्ट मैच जो है 90% एसआरएच की मुट्ठी में जा चुका था। तो जोफ्रा आर्चर के पास उसमें कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि एक बहुत मज़ेदार स्टेट्स मैं और बताना चाहता हूं कि जो भी राजस्थान की टीम के जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनमें जोफ्रा आर्चर ने लगभग 6.5 की इकॉनमी से 15 विकेट लिए हैं, और इनकी टीम के जितने भी और फास्ट बॉलर हैं उन्होंने लगभग 10.5 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए। तो आप समझ जाइए कि इनकी फास्ट बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर का स्थान कहां पर है। तो जो विकेट टेकिंग देखिए इनके पास और ऑप्शन ही नहीं थे। अगर बीच में कहीं भी लग रहा था कि मनीष पांडे और विजय शंकर जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, तो कौन खिलाड़ी है या कौन सा बॉलर ऐसा है जो विकेट ले सकता है, तो सिर्फ जोफ्रा आर्चर का ही नाम दिमाग में था। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में काउंटर अटैक मनीष पांडे ने किया था, वो भी इसलिए ही था कि ये मैच जो है जोफ्रा आर्चर वर्सेस एसआरएच था, क्योंकि कभी भी जोफ्रा आर्चर की वापसी हो सकती थी, और उस समय जो है वो नई गेंद में इनको दिक्कतें हो सकती थी, इसलिए वो दूसरे बॉलरों को अटैक करते चले गए। और जब जोफ्रा आर्चर बाद में 11 ओवर के बाद आए, तो देखिए उनके पास सिर्फ विकेट लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने ऊपर बॉल डाली। और ऊपर जब बॉल आप देखिए विकेट लेने के लिए डालेंगे तो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं बॉलर, उसमें फिर उन्होंने बल्ला चलाया। विजय शंकर ने अच्छे शॉट खेले, बट वो रन के लिए गए, और ये कभी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और एक चीज और भी अच्छी हुई, कल जो एसआरएच के लिए एक दिक्कत बनी हुई थी, कल मनीष पांडे का फॉर्म में वापस आना, विजय शंकर का अच्छा सहयोग करना, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने अपने मिडिल ऑर्डर पर ध्यान दिया और इन लोगों को बताया है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी, वैसे एसआरएच के बैट्समैन को उनको पुराना दिन याद दिलाए गए हैं कि अब आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, आपको यहाँ कैसे परफॉर्म करना है। जी बिल्कुल, देखिए मैनेजमेंट तो लगातार मनीष पांडे पे भरोसा दिखा रहा था, और कल भी हम लोगों ने प्रोग्राम में बात की थी। मनीष पांडे बार बार स्टार्ट तो अच्छी कर रहे हैं, 20-25 रन 30 रन वो हर मैच में बना रहे हैं, बट फिनिश नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को पूरा भरोसा था कि इनके अंदर प्रतिभा है और ये हमें मैच जिता के देंगे। और मुझे लग रहा है अगर मनीष पांडे ने ये वाली फॉर्म थोड़ा 1-2 मैच पहले पकड़ ली होती तो आज एसआरएच बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होती। बट फिर भी अभी देर नहीं हुई है। मुझे लग रहा है अगर ये फॉर्म उन्होंने कंटिन्यू रखा तो एसआरएच की टीम जो है वो सांस लेती रहेगी इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल सांस लेती रहेगी। अब जरा आज के मैच की बात करूं तो शारजाह में ये मैच खेला जाना है, सीएसके बनाम मुंबई। पहला मैच आइपर कट का पहला शो जब हुआ था तभी बात हुई थी कि रैना की कमी शायद जीतने के बाद नहीं खली उस मैच के बाद। जी 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 आपका, लेकिन अब पूरे टूर्नामेंट को हम लोगों ने देखा ये टीम 8वें नंबर पे है। जी तो कहीं ना कहीं कमी बहुत खली है। आज कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे चेन्नई सुपर किंग्स में, ऐसा मुझे लगता है। जी देखिए उम्मीद है, क्योंकि पिछले मैच के बाद जिस तरह से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी का इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ बोला था कि हम जो है युवा प्रतिभाओं को मौका देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। देखिए उसका रीज़न भी एक ये है कि नेक्स्ट आईपीएल मुझे लग रहा मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर होगी, और ये आईपीएल और नेक्स्ट आईपीएल के बीच में कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसी टीम के साथ उन्हें नेक्स्ट आईपीएल में जाना है। तो अब देखिए मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो उम्मीद ज़रूर चेन्नई की है, बट मुझे लगता नहीं कि चेन्नई अब इस टूर्नामेंट में आगे जा पाएगी। तो अब यहाँ से ही इन्हें अगले टूर्नामेंट के लिए टीम प्रिपरेशन की जो है तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आगे नेक्स्ट ईयर आईपीएल में कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस टीम में प्लेइंग 11 में स्थान पा सकते हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। मुझे लग रहा है उनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं युवाओं को मौका दिया जाएगा। धोनी एक स्पार्क तलाश रहे, 2007 में भी उन्होंने स्पार्क तलाशा था और T20 वर्ल्ड कप जीत लाए थे। उसमें उथप्पा थे, रोहित शर्मा थे, ऐसे तमाम, सुरेश माफ करिए, पीयूष चावला, आरपी सिंह, ऐसे तमाम युवा
प्लेयर थे जिनकी उम्र 25, 26, 27 साल थी, लेकिन चेन्नई के जितने प्लेयर हैं, आप 4 प्लेयर को हटा दी, सबकी उम्र अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 के बीच में है। तो ये वो स्पार्क मिलने वाला है नहीं धोनी को इस बार। देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं आप इस्तेमाल उन्हीं का कर सकते हैं, बाहर से तो कुछ ला नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी एक चुनौती है इस बार की, किस तरह से ये, एक तो ये टूर्नामेंट ही बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि टूर्नामेंट के बिगनिंग में ही जब रैना और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी इस टीम के साथ नहीं जुड़े तो बहुत बड़ी चुनौती थी। बट उसके बाद अब ये जो जिस कंडीशन में पहुंच गए, जिस सिचुएशन में पहुंच गए, मुझे लग रहा है ये और भी बड़ी चुनौती है कि बाकी के बड़े बचे हुए जो मैचेस हैं इसमें किस मोटिवेशन के साथ, किस एम के साथ और किस विजन के साथ टीम ग्राउंड पे उतरती है। ये बहुत बड़ी बात है कि किस विजन के साथ उतरते हैं। जब दूसरी तरफ मुंबई टीम पूरी पैक टीम है और मैच है शारजाह में, एक छोटा ग्राउंड है, किरोन पोलार्ड एक हिटर है, हार्दिक पांड्या हिटर हैं, रोहित शर्मा की मैं बात करूं, क्विंटन डिकॉक एक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आज चेन्नई कुछ फीकी निकलने वाली है मुंबई के सामने। जी देखिए, अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से स्टेट्स की बात करते हैं, करंट फॉर्म की बात करते हैं, तो बिल्कुल चेन्नई टीम बहुत नीचे लगी हुई है। और सिर्फ अंकों के आधार पे हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम अंक तालिका देख के कह रहे हैं कि चेन्नई 8वें पायदान पे है तो कमज़ोर टीम है। आप देखिए जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, किस तरह के स्टेटमेंट बाहर आ रहे हैं। एक तरफ रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और हम अब अपने जो मेन खिलाड़ी हैं उनका वर्कलोड जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम उनको रेस्ट दे रहे हैं और दूसरे खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। एक तरफ दूसरी टीम का कप्तान है, वो ये कह रहा है कि अब हम जो है फ्यूचर के लिए देख रहे हैं और हमें स्पार्क नहीं मिल रहा है, हम युवा खिलाड़ियों को खिलाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो फर्क है वही इस समय दोनों टीम की सिचुएशन और दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम का फर्क है। तो बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में। ठीक संदीप, आपकी बात भी होगी, आपकी सही बात है कि अब मुंबई एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां उसको टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा नहीं है, तो अब वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी इस्तेमाल कर सकती है। अब जरा एक बार बात सीएसके कर लेते हैं, तो सीएसके के प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं जरा एक बार, फिर उस पर जो संभावित प्लेइंग 11 आज खेल सकता है उस पर नजर डालते हैं जी। चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: फैफ डू प्लेसिस, शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, पीयूष चावला, एमएस धोनी कप्तान और विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, जोस हेजलवुड, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, कर्ण शर्मा। संदीप, इस टीम को आप देखिए, अब इस टीम में मैं बता दूं ब्रावो भी नहीं है, वो भी आईपीएल से बाहर हो गए हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक साइड बैक है कि अब ब्रावो पे बहुत उम्मीदें थी, मिडिल ऑर्डर में बॉल भी अच्छी कर रहे थे, बैटिंग से थोड़ा अपना प्रदर्शन खराब रहा उनका इस आईपीएल, लेकिन कहीं ना कहीं एक बॉलिंग से तो आपको ताकत बने ही हुए थे, अब वो भी टीम से बाहर है। जी, डेथ ओवर के बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं देखिए, और पिछले कई सालों से लगातार वो चेन्नई को हमेशा बचाते आए हैं। और डेथ ओवर में मतलब ये मुझे तो लग रहा है 10वें ओवर के बाद हर मैच में बॉल डालने के लिए आते थे और अपने 4 ओवर कोटे के पूरे फेंक के जाते थे। तो ये तो ऐसा खिलाड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी था टीम के लिए, और जब कहीं ना कहीं ऐसा खिलाड़ी टीम से बाहर होता है तो वो टीम की जो पूरी रणनीति होती है वो नए सिरे से बनानी पड़ती है। तो ये एक समस्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने पहले जिस तरह से बात की थी कि एक रैना चले गए थे, एक हरभजन सिंह चले गए थे, उसके बाद रायडू भी 2 मैचेस में अच्छा बैटिंग करने के बाद वो भी इंजर्ड हो गए थे, फिर वो वापस आए तो लय में नहीं लगे। तमाम समस्याएं हैं, शुरू से टूर्नामेंट शुरू होने से पहले से समस्याएं थी इस टीम में। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमरान ताहिर, देखिए पिछली बार के पर्पल कैप विनर थे वो, इमरान ताहिर को आपने पूरा टाइम बेंच पे बैठाल के रखा। रिस्ट स्पिनर हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है इन विकेट्स पे जहाँ पे ग्राउंड्स बड़े हैं, विकेट में हल्का सा कुछ है स्पिनर्स के लिए मदद, मुझे लग रहा है यहाँ पे इनको मौका मिलना चाहिए था, जो कि चेन्नई की टीम हो सकता है टीम कॉम्बिनेशन की वजह से, बनाने की वजह से मौका नहीं दे पा रही हो। बट मुझे लग रहा है कि अब तो बहुत हो गया, अब मुझे लग रहा है एक आध मैच के लिए उनको ग्राउंड पे उतारना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत देर कर दी आते आते ताहिर को खिलाते खिलाते, अगर मैं बात करूं, धोनी के साथ एक दिक्कत है, ये आज से नहीं 2007 से जब से उन्होंने वर्ल्ड कप की कैप्टनसी करी स्टार्ट की है, वो उन प्लेयरों पर इतना भरोसा करते हैं, उनको ज्यादा वो टीम से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मैच हार रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टीम से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, टीम वही रखते हैं वो। जी जी बिल्कुल, देखिए हर बार करते हैं। जी 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 होता ये है कि जब आपकी टीम, अच्छी चीज़ है, अच्छी आदत है, ये ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने चाहिए, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं जाती है टीम की। बट होता क्या है कि जब टीम जीतती रहती है
तो वो आपको ताकत लगती है। बट मुझे लग रहा है जब टीम नीचे लगती है, अच्छे परिणाम नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ कमज़ोरी में जो है बदल जाती है। फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा टीम में फेरबदल करना उचित नहीं है, बट मुझे लग रहा है एक ऐसा खिलाड़ी जो कि विश्व स्तर पे अपनी प्रतिभा सिद्ध कर चुका है और इस टूर्नामेंट में पिछली बार का सबसे सफल बॉलर रहा है, एक आध मौके तो मिलने चाहिए थे उसे। बिल्कुल मौके मिलने चाहिए संदीप, और कहीं ना कहीं मौके देने भी चाहिए धोनी को। धोनी देते भी है, ऐसा नहीं युवाओं को बहुत आगे बढ़ाते। इमरान ताहिर एक वेटरन क्रिकेटर के रूप में खेलते हैं अफ्रीका से और बहुत बड़े बॉलर हैं। संदीप, हम लोग मुंबई की संभावित प्लेइंग 11 पे नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लोग देखेंगे मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे आज धोनी किस कॉम्बिनेशन से उतरते हैं। ज्यादा युवा बल्लेबाज और गेंदबाज उनके पास बचे नहीं हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को भी उन्होंने देख लिया, एन श्रीधरन को भी देख लिया। अब जरा बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, जो टीम ज्यादा बदलाव करती नहीं है और एक अच्छे प्लेइंग 11 के साथ खेल रही है। तब भी एक बार उसके संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं, फिर संदीप से उस पर चर्चा करते हैं। बस संभावित प्लेइंग 11 मुंबई का देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस का संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा कप्तान, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक विकेटकीपर, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, किरोन पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटिंसन, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चाहर। अब संदीप, इस टीम के बारे में क्या ही चर्चा करें। ये पूरी टीम जैसे खेल रही है, ये पूरी टीम जैसे खेल रही है, अगर मैं बात करूं, रोहित शर्मा एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनकी बड़ी पारी आना बाकी है। क्विंटन डिकॉक एक शानदार फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में है, पांड्या ब्रदर्स दोनों अच्छी फॉर्म में है, आपको बोल्ट अच्छे ओवर डाल के दे रहा है, बुमराह एक अच्छी फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं आज चेन्नई को, जो पहली वाली मुंबई थी और अब की चेन्नई जो है, कहीं ना कहीं बहुत भारी बनने वाली है मुंबई। जी देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी फॉर्म में सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, ओपनर्स अच्छे रन बना रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में बहुत लंबी लंबी हिट मारने वाले खिलाड़ी हैं। बट एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ कि क्रिकेट में क्या होता है कि जितना छोटा फॉर्मेट होता है उतनी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं उस टीम के जीतने की जो थोड़ा सा कहीं नीचे लगी हो, क्योंकि जब फॉर्मेट बड़ा हो जाता है तो क्रिकेट में फिर वापसी करने का मौका मिलता नहीं है, कोई भी टीम अगर कमज़ोर है तो। बट छोटे फॉर्मेट में क्या होता है, किसी एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी का दिन होता है, वो एकदम से आते हैं और सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी टीम को मैच जिता देते हैं। खैर, ये तो अलग चीज़ हो गई, बट मुझे लगता है कि मुंबई ऐसा मौका देगी नहीं, क्योंकि बड़ा देखिए उसके लिए मुंबई के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ऑलरेडी आरसीबी और दिल्ली उनसे ऊपर हैं और मुंबई जिस फॉर्म में खेल रही, मुझे लग रहा है टॉप 2 पे फिनिश करना चाहेगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक मैच वाला जो एक ऑप्शन मिलता है वो ज़रूर अपने हाथ में रखना चाहेगी। तो मुंबई भी मुझे लग रहा है किसी तरह से वो ढील देने जा नहीं रही है इस मैच में, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलेगी आज। और ये वही रोहित शर्मा आज उन मेन प्लेयर्स के ऊपर लोड कम नहीं होने देंगे, क्योंकि धोनी है दूसरी तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल अपने आप में वो कुछ भी बदल सकते हैं, वो उनके कोई भी एक ऐसा फैसला। हाँ, इस टूर्नामेंट में अगर मैं बात करूं तो कैप्टनसी उस लेवल की नहीं की है धोनी ने। ये लॉकडाउन का पीरियड जो कोरोना काल निकला है, इससे कहीं ना कहीं धोनी थोड़ा ग्राउंड से बाहर रहे, इसका ये इफेक्ट है। लेकिन चेन्नई की टीम की कोई बराबरी अभी भी नहीं है इस
ये दिक्कत है कि इस पूरे टूर्नामेंट में उनका कोई प्लेयर नहीं चला, फैफ डू प्लेसिस को हटाता दे अगर। जी मैं वही बोल रहा था, देखिए अभी भी देखिए हम चेन्नई को एकदम साइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैथमेटिकल देखें तो अगर अभी सारे मैचेस जीतती है चेन्नई की टीम तो 14 पॉइंट पे वो भी फिनिश कर रहे हैं, और अगर 14 पॉइंट पे फिनिश करने के बाद वो दूसरी और टीमों के जो रिजल्ट्स हैं वो इनके मन मुताबिक चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास भी एक चांस बनता है, तो उसको हम एकदम नकार नहीं सकते सिरे से। बट करंट फॉर्म भी देखिए मैटर ज़रूर करता है, और यही एक रीज़न है मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा इस मैच में कोई कॉम्बिनेशन को लेके या किसी और एक्सपेरिमेंट को लेके सोचेंगे नहीं और अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे जाएंगे खेलने के लिए। बिल्कुल, और जाना भी चाहिए क्योंकि सामने चेन्नई सुपर किंग्स है जिसकी अभी भी होप बनी हुई है कि वो आईपीएल बने रहे। ये तमाम चेन्नई के जितने सपोर्टर्स हैं उनको भी यही लग रहा है कि अभी भी चेन्नई वापसी कर सकती है, और हम लोग भी ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी टीम को वापसी करना भी चाहिए। अब जरा एक बार नजर डाल लेते हैं हेड टू हेड पे। जब ये दोनों टीमें मैदान पे पड़ी हैं तो पड़ा किसका ज्यादा भारी रहा है, हेड टू हेड को नजर डालते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 31, मुंबई इंडियंस 18, चेन्नई सुपर किंग्स 13, नो रिजल्ट 0। आंकड़ों की बात करें संदीप, तो अब आपकी बात से मैं भी सहमत हो गया हूं। ये कागजी आंकड़े हैं, इनका अगर मैं बात करूं क्रिकेट से कोई, ग्राउंड क्रिकेट से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ आपको एक माइंड का हेडेक देते हैं कि भैया वो 18 मैच जीते मैं 13 जीता हूं। जी कहीं ना कहीं एक ये हेडेक होने लगी है। जी बिल्कुल सही। देखिए आंकड़ों की ही बात करें, 13 साल से आईपीएल हो रहा है, टॉप की 2 टीमें हैं, जाहिर सी बात है अगर टॉप की 2 टीमें हैं तो उनके बीच में ज़्यादा मुकाबले हुए ही होंगे। देखिए 31 मैच हो गए मुंबई और चेन्नई के बीच में। मैं इतने दिनों से इस शो पे आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये दोनों टीमें आपस में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली टीमें हैं इस टूर्नामेंट की, क्योंकि कल मुझे लग रहा है जो आरसीबी और एसआरएच का दिखाया था, मुझे लग रहा है 12 या 13 मैचेस ही सिर्फ साथ में खेले हैं इन लोगों ने। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो टॉप की टीमें होती हैं ज़्यादा प्लेऑफ्स में जाती हैं, ज़्यादा नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करती हैं, फिर आपस में ज़्यादा भिड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा मैचेस हो ही जाते हैं उनके। एक चीज़ जो बार बार कहता हूं कि आंकड़े एक रणनीति बनाने के लिए तो बहुत बेहतर चीज़ है, बहुत बेहतर एक आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाता है कि आप इस पर कोई रणनीति बनाएं, बट वो असल क्रिकेट में उतना मायने रखता नहीं है। बिल्कुल नहीं मायने रखता, और ये आज हम लोग देखेंगे भी। मुझे लगता है कि आज धोनी कुछ अलग करेंगे, इमरान ताहिर को भी उतारेंगे, एक आज जो युवा प्लेयर उनके नज़र में है, जैसे अगर मैं जगदीशन की बात करूं या ऋतुराज गायकवाड़ की बात करूं, इन दोनों को भी आज मौका दे सकते हैं, क्योंकि केदार जाधव लगातार खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी सहवाग की वही बात मैं अगर मैं सहवाग की वो बात फिर से कोट करूं कि चेन्नई सुपर किंग्स में जितने भी खिलाड़ी हैं वो सरकारी नौकरी समझ लेते हैं, सरकारी दफ्तर आएंगे, परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन टीम में बने रहेंगे, तो वो सोच बदलनी होगी। बिल्कुल 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 बात सही कह रहे हैं आप, ये सोच बिल्कुल बदलनी होगी। और अब देखिए नए खिलाड़ियों को आप मौका देंगे तो मुझे लगा कहीं ना कहीं एनर्जी वापस आएगी। आप केदार जाधव जैसे खिलाड़ी को आप लगातार खिला रहे थे, मैं उनकी प्रतिभा पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मगर आपने उनसे बॉलिंग तो डला ही नहीं, फिर आप उनको 6 नंबर बैटिंग करा रहे हैं, तो वो कहीं से इस सिचुएशन में फिट बैठ नहीं रहे थे। आप जगदीशन को मौका दीजिए, आप गायकवाड़ को मौका दीजिए, देखिए फ्यूचर के खिलाड़ी हैं क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, अब जरा दोनों टीमों में बात हो गई, कमियां और खूबियां भी देख ली। अब जरा प्लेयर टू वॉच पे नजर डालते हैं, फिर उस पर जल्दी चर्चा करके आपका प्रेडिक्शन लेते हैं। प्लेयर टू वॉच देखते हैं हम लोग। आज के प्लेयर टू वॉच है हमारे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा। संदीप, रोहित शर्मा को आज मैंने प्लेयर टू वॉच में रखा है। मुझे लगता है आज ये बड़ी इनिंग खेलेंगे। कैप्टनसी पारी वो देखने को मिली नहीं, आज मुझे लग रहा है ये बड़ी पारी खेलेंगे। देखिए ड्यू है इनकी इनिंग, एक बड़ी इनिंग इनकी ड्यू है, लगातार 3-4 मैचेस से इनमें रन नहीं आए हैं, तो होपफुली मुंबई वाले भी चाह रहे होंगे कि ठीक है डिकॉक अभी फॉर्म में है, जैसे जैसे नॉकआउट मैचेस आते हैं उसके आसपास अगर रोहित शर्मा फिट होके और रोहित शर्मा जो है अपनी फॉर्म पकड़ते हैं, तो मुझे लग रहा है मुंबई वाले भी यही चाह रहे होंगे। बिल्कुल यही चाह रहे होंगे। आज शारजाह जैसे छोटे ग्राउंड में मैच है संदीप, क्या लगता है आज का स्कोर क्या रहा? आज हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेगा या अलग कि ये भी एक लो स्कोरिंग मैच होगा? 170-180 का ही मैच होगा, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद है नहीं। देखिए स्पिनर्स ज़रूर गेम में आएंगे और कोई ना कोई दोनों तरफ के मैचेस में दोनों तरफ की टीम से कोई ना कोई स्पिनर उभर के आएगा और बढ़ते हुए स्कोरिंग रेट को कम करके 170-180 के बीच में मैनेज करेगा स्कोर को। अगर आज टीम की बात करूं, चेन्नई के लिए भी जीत जरूरी है और मुंबई के लिए भी। चेन्नई को टूर्नामेंट में बने रहना है, और मुंबई की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मुंबई को टॉप 2 में अपनी अगर जगह बरकरार रखनी हो तो उनको ये मैच जीतना होगा। जी मैं देखिए करंट फॉर्म के साथ जाऊंगा मुंबई पे। मुझे लगता है कि आज मुंबई टीम ज़रूर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगी क्योंकि उसको टॉप 2 में फिनिश करना है, तो मैं आज मुंबई के साथ हूं। आप मुंबई के साथ हैं। इस ग्राउंड में टॉस जीत के
जो हम दोनों कप्तान हैं, धोनी अमूमन पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग 2 ही बार ली है उन्होंने। अगर बात करूं तो आज क्या लगता है, अगर जो टीमें टॉस जीतेंगी वो क्या करना चाहेंगी? मुझे लग रहा है जो सिचुएशन इस समय यूएई की हो गई है, कोई भी ग्राउंड होने दीजिए, अब टॉस जीतिए और बॉलिंग करिए, क्योंकि बैटिंग करने की कंडीशन जो है सेकंड इनिंग में बैटिंग कंडीशन थोड़ा ज़्यादा आसान हो गई है, ज़्यादा अच्छे से बैट पे आ रही है बॉल, तो मुझे लग रहा है जो टॉस जीतेगा वो चेस करने जाएगा। बिल्कुल चेस करना भी चाहिए, क्योंकि अब धोनी के पास भी अगर मैं सीएसके की बात करूं तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें आप खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टीम बिल्कुल ही खराब कर रही है, कि बिल्कुल बैट पे बॉल नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी टीम है वो एक यूनिट की तरह काम नहीं कर पा रही है। मैं बात करूं शेन वॉटसन की, तो उनकी मैं बात करूं तो वो भी बॉल डाल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हैं चेन्नई के साथ। जी जी बिल्कुल सही है। और मैं एक चीज़ और इसमें छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि जिस कंडीशन में चेन्नई की टीम फंसी है, ये कंडीशन जो होती है जब अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो वो जो है वो टीम दूसरी टीमों के लिए बहुत डेंजरस हो जाती है, क्योंकि फिर दिल खोल के परफॉर्मेंस होती है, वो बंदा आएगा और दिल खोल के बैटिंग करेगा, बॉल डालेगा, तो वो सिचुएशन भी बहुत डेंजरस हो जाती है। तो मुंबई को वो उस चीज़ से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल आज सावधान रहना भी पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपने इतनी चीज़ें बताई हम लोगों को बारीकियों से कि कितने कितने विकेट लिए हैं, आज कौन उभर के आने वाला है, प्लेयर टू वॉच भी आपने बताया कौन होगा, और सबसे बड़ी बात क्या है आपने स्कोर भी बता दिया कि 170 to 80 होगा, वरना 4-5 दिन से 160 to 70 आप बता रहे थे। यार हम लोग साथ संदीप जुड़े हुए तो उन्होंने बताया कि आज चेन्नई और मुंबई के मैच में कौन किसका पल्ला ज़्यादा भारी है, इन सब पर नज़र डालेंगे। कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे कि आज हमारे एक्सपर्ट के प्रेडिक्शन कितने सही हुए। बिलाल अपर कट मेहता ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।